नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत हमारी अंतिम इकाई जो है वाणिज्य वित्त व्यवहार, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर ई सेवाएं जो होती है वहाँ तक की बातें देखी है। इसके पहले हमने किसान ई सेवा केंद्र और महा ई सेवा केंद्र से संबंधित थोड़ी सी जानकारी ले ली है। आज हम इंटरनेट बैंकिंग जो है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में इंटरनेट बैंकिंग क्या है इसके बारे में जानकारी ली है, आज हम उसी की अगली कड़ी जो है इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे करें, उसका इस्तेमाल कैसे करें, इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऑनलाइन व्यवहार जो है या इंटरनेट बैंकिंग जितना सहज एवं सरल है, उतना ही उसमें धोखा भी उतना है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और ये ऑनलाइन फ्रॉड के वगैरह आप किस्से सुनते होंगे, तो उससे कैसे बचा जाए, इसको लेकर क्या सावधानियां बरती जाए, ये सभी बातें इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी होती है, इसको लेकर जब हम विचार करेंगे या उसके ऊपर हम सोचेंगे या उसका अध्ययन करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये इंटरनेट बैंकिंग एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम सरल तरीके से सहज रूप में बैंक के संबंधित व्यवहार जो है कर पा रहे हैं। तो हम आज इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे करें, इस मुद्दे को थोड़ा सा देखेंगे और मुझे लगता है इसके बाद ये मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके पहले हमने इंटरनेट बैंकिंग है क्या है, इसको लेकर बातें की है। आज हम उसका प्रयोग कैसे करें, अगर भविष्य में हम ये सुविधा या ये सेवा अपना लेते हैं तो उसके संबंध में क्या क्या सावधानियां बरती जा सकती है, इसको लेकर यहाँ पे कुछ बातें देखनी जरूरी है। तो पहली आवश्यकता है, देखिए इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे करें। तो पहली आवश्यकता है कि आपको या ये प्रक्रिया जब शुरू करनी है या इंटरनेट बैंकिंग की सेवा जब आपको लेनी है, तो सबसे पहले क्या करना होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इंटरनेट बैंकिंग की सेवा लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपने बैंक से संपर्क करना होगा। और बैंक को संपर्क करने के पश्चात वहाँ पे जब उनको आगाह कर दिया जाएगा कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए, तो उस प्रकार से उनके द्वारा जो भी कुछ प्रक्रिया चलती है वो वहाँ पे सामने आ जाती है। तो दूसरे स्तर पर होता यह है कि बैंक में इस सेवा के लिए फॉर्म भरने के बाद इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड बैंक की ओर से जारी किया जाता है। अर्थात आपको भविष्य में अपने खाते से संबंधित जो व्यवहार है या लेन देन जो है अपने तरीके से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करने हैं, तो बैंक को एक फॉर्म भर के देना होता है जिस पर आपके हस्ताक्षर, आपके डिटेल्स, अकाउंट नंबर वगैरह सब लिखना होता है। उसके बाद बैंक उस फॉर्म के आधार पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दे देगी। इसके बाद आप इंटरनेट के माध्यम से अपने बैंक के वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपको उसके बाद क्या करना है, जब आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तब आपको संबंधित बैंक की जो वेबसाइट होती है इंटरनेट पर मौजूद, उसको ऊपर आपको जाना होगा। उसके बाद बैंक की वेबसाइट पर इंटरनेट बैंकिंग के लिए लिंक दिया रहेगा। मतलब जो आप बैंक का वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का लिंक दिया होता है। इस पर क्लिक करने से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के लिए कहा जाएगा। मतलब जो लिंक दिया जाता है इंटरनेट बैंकिंग का, उसको क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक लॉगिन पेज ओपन हो जाता है और उस पर आपको कहा जाएगा कि इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दे। अब ये यूज़र आईडी और पासवर्ड जो बैंक ने आपको दिया है वो वहाँ पे आप भर सकते हैं। उसके बाद जब आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं या पहली बार ये यूज़र आईडी और पासवर्ड उसमें डाल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अधिकतर बैंक आपको एक नया पासवर्ड चुनने के लिए या सेट करने के लिए कहती है। मतलब जब आपको बैंक ने जो पासवर्ड दिया होता है कि वो शायद लिख हुआ होगा। पासवर्ड से संबंधित ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है वो हमारे सिवा और किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे सिवा और किसी को मालूम है तो शायद आपके खाते के साथ छेड़खानी हो सकती है।
आपके खाते से पैसे जो है दूसरे खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ऐसे समय में बहुत सारी बैंक जो है आपको पहले ही आगाह कर देती है कि अगर आप पहली बार इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे द्वारा दिया हुआ पासवर्ड चेंज करके या उसको बदल के जो है आप अपना नया पासवर्ड वहां पे सेट करें जो किसी को भी मालूम न हो। तो इस तरह से वहां पे कहा जाएगा कि नया पासवर्ड जो है वहां पे सेट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ आप एक ऐसा पासवर्ड सेट करें जो अनुमान लगाने पर भी किसी को वो मालूम न हो, अर्थात वो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाए इतना पासवर्ड वो कठिन होना जरूरी है और वो सिर्फ आपको ही मालूम होना चाहिए, तभी जाकर वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ किसी को सहज रूप से या तुरंत अनुमान लगाकर वो पासवर्ड मालूम नहीं होना चाहिए और हमें वो याद भी रहना चाहिए। आपको वो पासवर्ड कहीं पर लिखना भी नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में अपने मस्तिष्क में जो है याद रखना है, तभी जाकर ये पासवर्ड सेफ रहता है। तो यहाँ पे वो पासवर्ड उस प्रकार से बनाना जरूरी है। अगला काम आपको करना है कि सही यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप अपने बैंक खाते में इंटरनेट के माध्यम से प्रवेश कर पाएंगे और बैंक सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। अर्थात आपने यूजर आईडी डाल दिया है, फिर बैंक ने दिया पासवर्ड डाल दिया है, पहले ही आपने अगर वहां पे पासवर्ड बदल दिया, मतलब वो पासवर्ड जो बैंक ने दिया था उसको बदलना है, अपना खुद का पासवर्ड वहां पे सेट करना है और पासवर्ड ऐसा सेट करना है जो किसी को भी मालूम न हो सके या किसी को अनुमान लगाने पर भी वो मालूम न हो और हमें याद भी रहे, इस प्रकार का पासवर्ड वहां पे सेट करना है। उसके बाद जब आप ये नया पासवर्ड और यूजर आईडी वहां पे डाल देते हो तो आपका जो है खाता जो है वहां पे खुल जाता है। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वहां पे खाता खुलने के बाद आप अपने खाते में प्रवेश कर पाते हैं और वहां से आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग की जो सारी सुविधाएं हैं वो वहां से आप शुरू कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कि ये जब आपने इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा शुरू कर दी या उसके बाद आप जो भी सेवाएं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दी जाती है उसको आपने स्वीकार किया या वो सेवाएं आपने लेना शुरू किया, इसके बाद एक नया महत्वपूर्ण मुद्दा जो है सामने आ जाता है कि इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते समय आपको या हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ये सावधानियां इसलिए जरूरी है क्योंकि भले आपने यूजर नेम डाला है, पासवर्ड डाला है, अपने तरीके से पासवर्ड डाला है, किसी को पासवर्ड मालूम नहीं है, लेकिन ये जो ऑनलाइन तरीके से जो फ्रॉड चलता है ये आपके अकाउंट को हैक किया जाता है। तो ये हैकर जो है वो नई नई तकनीक इस्तेमाल करके आपके अकाउंट के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। तो उस समय आपको उस इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा को बड़ी ही सावधानी से चतुराई के साथ उसको इस्तेमाल करना होता है। तो इसको इस्तेमाल करते समय या इंटरनेट बैंकिंग को इस्तेमाल करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो बातें थोड़ी सी हम देखेंगे। देखिए, पहली बात यह है कि इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको जारी किया गया पासवर्ड किसी को भी न बताएं। मतलब पहली जरूरत यह है कि आपने जो इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड सबसे पहले किसी को भी न बताएं और ये पासवर्ड आपके खाते की चाबी होता है। एक प्रकार से ये पासवर्ड जो है आपके खाते की चाबी है। जिस प्रकार अलमारी की चाबी होती है, अलमारी में रखा हुआ धन आप महफूज चाबी की वजह से रख पाते हैं, तो उसी प्रकार आपके खाते की चाबी जो है ये पासवर्ड होता है। तो इसलिए किसी को भी या अपने कितना भी विश्वासी हो उसको ये पासवर्ड न बताएं। दूसरी सावधानी क्या बरतनी है, देखिए, आप अपने पासवर्ड को कहीं लिख कर ना रखें। अब देखिएगा, पासवर्ड तो ध्यान में रखना है, उसको लिख कर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इससे किसी अन्य के हाथ में जाने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब अगर आपने कहीं पर ये पासवर्ड लिख के रखा तो शायद ये पासवर्ड किसी के हाथ में जा सकता है, तो इसको लिखना भी नहीं है। अगली सावधानी क्या बरतनी है, देखिए, इंटरनेट बैंकिंग का लिंक हमेशा बैंक की वेबसाइट पर ही जाकर खोले। अब देखिएगा कि इंटरनेट बैंकिंग से जब आपको व्यवहार करना होता है तो आप इंटरनेट पर जाकर गूगल सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे सबसे पहले आपको सीधे इंटरनेट बैंकिंग के बजाय आप बैंक की जो वेबसाइट है वहां पर ही जाकर, वहां पे जो इंटरनेट बैंकिंग का लिंक दिया होता है वहां पर ही जाकर उसको खोलना है। अन्य किसी द्वारा भेजे ईमेल, एसएमएस इत्यादि से प्राप्त लिंक से कभी भी इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग न करें।
ये भी एक महत्वपूर्ण सावधानी है कि किसी दूसरे द्वारा भेजे गए लिंक या एसएमएस या उससे प्राप्त जो लिंक है, इससे कभी भी आप इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग न करें। इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग सिर्फ बैंक की जो वेबसाइट है और वहां पे जो लिंक दिया जाता है वेबसाइट पर, वहीं से ही आपको इंटरनेट बैंकिंग का व्यवहार करना है। उसके बाद एक सावधानी और बरतनी है कि किसी भी व्यक्ति को फोन पर उसे अपने बैंक खाते का पासवर्ड या अन्य गुप्त जानकारियां न बताए। चाहे कोई भी व्यक्ति आपको विश्वास दे रहा हो कि आपको ये ऐसा प्राइज मिल गया है, आपको इतने रुपए मिल गए, आपको खाता नंबर बताना होगा, तो ऐसे समय में फोन पर किसी को भी ये जानकारी मत दीजिए। अगली सावधानी यह है, देखिए, बैंक से लेन देन के दौरान आपको अस्थायी पासवर्ड भी भेजा जाता है, जिसको ओटीपी कहा जाता है, वन टाइम पासवर्ड। बैंक से संबंधित व्यवहार जब आप कर रहे होते हैं तो ओटीपी वहां पे आ जाता है। और ये ओटीपी कहाँ पे आता है कि रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो मोबाइल नंबर दिया होता है, उस मोबाइल नंबर या खाते के साथ आपने जो मोबाइल नंबर जोड़ा है, उसके ऊपर ये ओटीपी आ जाता है। अर्थात बैंक ये आश्वस्त करना चाहती है, मतलब अपना उस व्यवहार से आश्वस्त करना चाहती है कि संबंधित ग्राहक ही उस इंटरनेट बैंकिंग की प्रणाली को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद, अस्थायी पासवर्ड आने के बाद, सिर्फ एक समय के उपयोग के लिए ये होता है। अर्थात एक बार ही इसका उपयोग किया जा सकता है, बाद में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे किसी अन्य को न बताए। अर्थात ये जो अस्थायी पासवर्ड आता है, ओटीपी आता है, इसको किसी को भी नहीं बताना है। उसके बाद अगली सावधानी ये है कि इंटरनेट बैंकिंग खाते के प्रयोग के बाद उसे लॉग आउट करना न भूले। अर्थात उस खाते को निरस्त करना न भूले। मतलब आपका व्यवहार जब वहां पे पूरा हो गया तो समझ लीजिएगा वहां पे आपको आगे क्या करना है कि साइन इन किया था आपने, अर्थात लॉग इन किया था, अब आपको साइन आउट करना है, अर्थात लॉग आउट जिसको कहा जाता है, तो वो आपको करना जरूरी है। अगला जो अगली सावधानी है, देखिएगा, अपने मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर जरूर बैंक में दर्ज करवाएं। मतलब आपका जो ईमेल आईडी है, आपका जो मोबाइल नंबर है, वो बैंक में जरूर अपने खाते के साथ जोड़े रखें, क्योंकि उससे ये हो जाता है कि आपके खाते के साथ जो भी कुछ लेन देन हो रही है, जो भी छेड़खानी हो रही है, उसका तुरंत पता जो है उस ईमेल के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से आपको मिल जाता है। उसके बाद अगली सावधानी यह है कि अपने डेबिट कार्ड, एटीएम इत्यादि को संभाल कर रखें। खो जाने पर तुरंत बैंक को सूचित करें। आप बैंक के माध्यम से वहां पे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड वहां पे आपको मुहैया कराए जाते हैं, तो ऐसे समय में ये एटीएम के जो पिन होते हैं वो किसी को भी कभी ना बताए। और अगर ये कभी गुम हो जाते हैं या खो जाते हैं तो तुरंत जो है बैंक से संपर्क करके उसको, उस कार्ड को ब्लॉक करने के लिए कह दें। अगली सावधानी ये है, अपने ब्राउजर में इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग के समय ध्यान दे कि एड्रेस बार का रंग हरा हो गया है। मतलब इंटरनेट बैंकिंग जब आप इंटरनेट के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर ये एक बात ध्यान में रखनी है कि एड्रेस बार जो होता है, जहां पे उस बैंक की वेबसाइट डालनी होती है, तो उस वेबसाइट का रंग जो है हरा होना जरूरी है, क्योंकि तभी जाकर ये पता चलता है कि हरा रंग है, इसका मतलब हम सुरक्षित है, या ये वेबसाइट जो है हमारे खाते की जानकारी जो है किसी अन्य को नहीं भेज रही है। जहां पे रंग बदल जाता है या हरा के बजाय दूसरा रंग वहां पे हो जाता है, तो समझ लेना कि हमारे साथ धोखा हो सकता है। तो अपने इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग के समय ध्यान दें कि एड्रेस बार का रंग हरा हो गया है और इस एड्रेस में HTTPS है कि नहीं, अर्थात HTTPS ऐसा वहां पे लिखा होना जरूरी है। सिर्फ HTTP अगर है तो समझ लीजिएगा कि वो वेबसाइट जो है सुरक्षित नहीं है। HTTPS अगर उसमें जुड़ा है तो वो वेबसाइट सुरक्षित है। HTTP अगर सिर्फ है तो वो वेबसाइट सुरक्षित नहीं है। अर्थात उसके आगे पैडलॉक या ताले का चिन्ह जो है वहां पे लगा हुआ होता है। मतलब ताले का चिन्ह मतलब वो वेबसाइट जो है आपके साथ धोखा कर सकती है, और वो पैडलॉक भी आपको वहां पे देखना है। ये सभी सुरक्षित लेन देन के लिए आवश्यक है। इसके बिना ऑनलाइन लेन देन ना करें। अगर आपके द्वारा वहां पे एड्रेस बार में लिखी गई वेबसाइट अगर हरे रंग की वहां पे नहीं बन रही है या उस प्रकार की नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि आपका व्यवहार जो है सुरक्षित नहीं है, और ऐसे समय में ऑनलाइन व्यवहार न करें। पैडलॉक पर क्लिक करके आप उस वेबसाइट का सुरक्षा प्रमाण पत्र देख सकते हैं। अर्थात
वो जो पैडलॉक का जो चिन्ह आता है अर्थात ताले जैसा चिन्ह आता है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो उसको क्लिक करने के बाद वहां पे सुरक्षा प्रमाण पत्र दिखाई देता है। अर्थात इस प्रकार से भी वहां पे ऑनलाइन बैंकिंग की धोखाधड़ी को वहां पे सुरक्षित मतलब उससे बचा जा रहा है। उसके बाद देखिएगा कि अगली सावधानी है, हमेशा आपके बैंक की वेबसाइट का सही एड्रेस टाइप करें। मतलब आप जिस बैंक की वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं उसका सही एड्रेस वहां पे लिखना जरूरी होता है, क्योंकि देखिएगा कि जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑनलाइन बैंकिंग की अगर वेबसाइट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट है, तो वो इस प्रकार होगी, देखिएगा https://www.onlinesbi.com : अर्थात इस प्रकार से ये वेबसाइट वहां पे दिखाई देगी कि https://www.onlinesbi.com ये वेबसाइट वहां पे सही लिखनी है और तभी जाकर आप सही एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। यदि आप इसकी जगह कुछ और टाइप करते हैं या किसी सर्च इंजन के माध्यम से ये वेबसाइट अगर वहां पे डाल रहे हैं तो होता यह है, देखिएगा किसी अन्य वेबसाइट पर भी आप पहुंच सकते हैं और बैंक से संबंधित कोई दूसरी उदाहरणार्थ http://www3.sbionline.com/ इस प्रकार से आपको वो वेबसाइट वहां पे मिलेगी, लेकिन ये असलियत में ये HTTP है, HTTPS हमें देखना है, तो वहां पे ये वेबसाइट जो है हमें गलत जगह पे लेके जा सकती है, तो आपका व्यवहार वहां पे सुरक्षित नहीं है। अगली सावधानी बरतनी है, लॉटरी या किसी इनाम से संबंधित ईमेल, SMS इत्यादि से भी बचे। अर्थात आपको बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरनेट के माध्यम से ऐसे लिंक आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं, ईमेल आ जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि आपको इतने रुपए का इनाम मिल गया है, आपको इतने रुपए की लॉटरी लग गई, करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई। तो उसके झांसे में आकर जो है हम वहां पे इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और जरूरी जानकारी भर देते हैं, तो आपका खाता वहां पे निरस्त हो सकता है या आपके खाते से पैसे कोई दूसरा चुरा सकता है, तो उससे भी हमें बचना है। इनका उत्तर कभी न दे और फौरन डिलीट कर दे। अर्थात ऐसी कोई SMS या लिंक आ जाती है तो उसका कभी उत्तर नहीं देना है, उसको फौरन डिलीट करना है। आप इनकी शिकायत उस संस्था से भी कर सकते हैं जहां से ये ईमेल आने की संभावना है या जहां से वो ईमेल आता है। उसके बाद अगली सावधानी बरतनी है, देखिए अपने कंप्यूटर अथवा लैपटॉप को हमेशा नए एंटीवायरस से युक्त रखिए। अर्थात आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो है निरंतर आपको उसमें एंटीवायरस जो है एक्टिव रखना है, क्योंकि वायरस और अन्य मालवेयर आपके कंप्यूटर, आपके इंटरनेट उपयोग की जानकारी हैकर को भेज सकते हैं। अगर एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप पे नहीं है तो वहां पे हैकर्स को ये जानकारी जो है आपके खाते से संबंधित, आपके इंटरनेट व्यवहार से संबंधित वहां पे भेज सकते हैं। अगली सावधानी है, किसी भी प्रकार की जानकारी या संदेह होने पर बैंक के फोन नंबर पर कॉल करके तुरंत सूचना दें। अगर आपको कुछ ऐसा संदेह महसूस हो रहा है, मेरे खाते के साथ कुछ धोखाधड़ी हो रही है, तो तुरंत क्या करें कि संबंधित बैंक का जो फोन नंबर होता है उसके ऊपर आप तुरंत फोन करके उनको सूचना दें। तो इस तरह से ये सभी सावधानियां जब हम बरतेंगे तो हमारे साथ ये जो वाणिज्य या डिजिटली जो पेमेंट होता है उसमें कभी भी हमें धोखा नहीं होगा। तो ये सावधानियां बरतने के बाद मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इंटरनेट बैंकिंग हमारे लिए एक वरदान है। उसको हम अगर सही तरीके से उसका प्रयोग करते हैं या सही तरीके से इसको इस्तेमाल करना जानते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप अपने जीवन का बहुत सारा समय जो ऐसे ही जाने वाला था वो इस इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वहाँ पे बचा सकते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी के आधार पर ये आधारित प्रणाली जो है हमारे लिए वरदान से कम नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है और इसको सीखना भी जरूरी है। और सीखते समय वो सभी बारीकियाँ या ये सभी जो सावधानियाँ जो है उसमें बरतनी जरूरी है, तभी जाकर ये इंटरनेट बैंकिंग हमारे लिए वरदान बन सकती है। अन्यथा ये हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा लेकर सामने आती है। तो इसको हमें उस तरीके से सीखना है और उसके आधार पर उसका प्रयोग करना है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेट बैंकिंग ये जो मुद्दा है ये हमारा समाप्त हुआ है। अगले लेक्चर में हम अगला मुद्दा लेकर उपस्थित रहेंगे। इसमें अगला मुद्दा जो है पेटीएम, भीम, तेज ऐप जो आते हैं जो डिजिटल पेमेंट के लिए जाने जाते हैं उसकी जानकारी हम एक एक करके देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।